नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटीपी की। और अगर आप सीटेट की परीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर परीक्षा पास करना चाहते हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीडीपी वो से क्षेत्र है जहाँ पर आप अपने जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए चलेंगे हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पूरे जो सेशन में जो क्वेश्चन रहेंगे वो मापन, आकलन एवं मूल्यांकन से संबंधित रहेंगे। क्वेश्चन पहला, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉर लर्निंग की बात होती है तो ड्यूरिंग लर्निंग जो आकलन होता है वो उसकी बात कर रहे हैं। उस ड्यूरिंग लर्निंग जो असेसमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहता है यहाँ पर। आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स टू एडजस्ट ऑनगोइंग टीचिंग। जो ऑनगोइंग टीचिंग की बात कर दी तो आई थिंक ये संबंधित है इसी से, लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी हमें देखना पड़ेगा। ग्रेडिंग एंड रैंकिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड मार्क्स। तो ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ये समेटिव असेसमेंट की बात है। और कह रहे हैं मेजरिंग द अल्टीमेट टर्मिनल अचीवमेंट ऑफ लर्नर। शिक्षार्थियों की अंतिम संचय उपलब्धि को मापना। तो अंतिम संचय उपलब्धि भी समेटिव असेसमेंट से मापी जाती है। संस्थागत प्रदर्शन बेंचमार्क का आकलन करना, ये असेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस बेंचमार्क। तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। हमारा जो ए ऑप्शन है, ऑन गोइंग टीचिंग के दौरान निरंतर शिक्षण को समायोजित करने के लिए शिक्षण के अंतराल की पहचान करना। सीखने के अंतराल, लर्निंग गैप्स की पहचान की जा रही है, तो सीखने के लिए आकलन है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। ये ऑप्शन के साथ बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम साथियों आपको सूचना देना चाहेंगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और चाहते हैं कि इनकी बार बार प्रैक्टिस करें आप, तो कमेंट सेक्शन में जाकर इनके डाउनलोड का लिंक दे रखा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साथियों हम सभी के सामने, विच टूल इज प्राइमरली एसोसिएट विद समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट एंड टर्म में होता है, लास्ट में। आप इसको वार्षिक परीक्षा की तरीके से ले सकते हो। तो यहाँ पर जो एंड ऑफ टर्म कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, ये जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन इसका भी अध्ययन करेंगे आप साथियों साथ में। क्वेश्चन थर्ड है, अंकों में छात्रों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण। जब मात्रात्मक विवरण की बात कर रहे हैं तो ये मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, मापन की बात कर रहे हैं। जबकि मूल्य निर्धारण के साथ गुणात्मक व्याख्या है, ये इवेल्युएशन है। तो यहाँ पर मापन और मूल्यांकन वाला ऑप्शन जो हमारा मेजरमेंट और इवेल्युएशन वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तीसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है और इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी आप पढ़ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर बिकॉज इट। रचनात्मक आकलन प्रकृति में व्यापक होता है क्योंकि यह है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ड्यूरिंग सेशन होता है, बच्चा जब पढ़ रहा होता है पूरी सत्र के दौरान, उस समय बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। उसमें जो कमियां रह जाती है उनकी पूर्ति करते हैं, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ये कह रखा है, इंटरलिंक बोथ कॉग्निटिव एंड को स्कोलिस्टिक डोमेन कंटिन्यूसली। संज्ञानात्मक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों को निरंतर आपस में जोड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है। विशेष रूप से निश्चित तिमाही के अंत में होता है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। आप जो रचनात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो रोज भी कर सकते हैं। पूरी तरह से पेपर पेंसिल परीक्षण उपकरणों पर आधारित है, ये भी नहीं है इससे संबंधित। शैक्षणिक शिक्षा को व्यवहारिक पैटर्न से अलग करता है, तो ये भी इससे संबंधित नहीं। तो ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पोर्टफोलियो असेसमेंट इज प्रीफर्ड और ट्रेडिशनल वन वे टेस्ट बिकॉज इट। पारंपरिक एक दिवसीय परीक्षाओं की तुलना में पोर्टफोलियो आकलन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह है। तो साथियों पोर्टफोलियो के बारे में हम बता दें आपको कि पोर्टफोलियो स्कूलों में एक फाइल होती है जिसमें बच्चे का जो पूरा सत्र पर्यंत जो रिकॉर्ड है वो हम संधारित करते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या काम करता है, बच्चे की जो रिकॉर्ड होता है सत्र पर्यंत का वो सजो के रखता है। समय के साथ विकास को प्रदर्शित करने वाले छात्र के कार्यों को संग्रह को दर्शाता है। ये भी जो बात कर रहे हैं हम वही यहाँ शो कर रहा है। मूल्यांकन में शिक्षक की जवाबदेही को कम करता है। शिक्षक बिल्कुल जवाबदेह है मूल्यांकन के लिए, कम किसी चीज़ से नहीं होती है। विशुद्ध रूप से अंतिम योगात्मक प्रदर्शन अंकों पर केंद्रित होता है। ये समेटिव असेसमेंट की बात है, जब अंत में प्रदर्शित अंक देंगे हम। कमजोर छात्रों को उच्च प्रदर्शन करने वालों से
जल्दी अलग करने में मदद करता है। ये नेगेटिव है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। आप इसका अध्ययन भी करेंगे साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा इनमें मूल्यांकन के संबंध में सबसे पॉजिटिव है? केवल संरचनात्मक शैक्षणिक दोषों का दस्तावेजीकरण करना, सिंपली डॉक्यूमेंटिंग स्ट्रक्चरल पेडागोजिकल डिफेक्ट्स। तो पेडागोजिकल जो डिफेक्ट्स है उनका सिर्फ दस्तावेजीकरण करना है। मूल्यांकन का मतलब कि बच्चे की परीक्षा ली आपने और आपको उस जो परीक्षा का जो दस्तावेज उसको इसलिए आप सजो के रख रहे हो कि बच्चे को हम बता सकें कि आप में इस प्रकार की पेडागोजिकल जो दोष है वो आप में है। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव है भैया। शैक्षणिक परिणामों की गुणवत्ता के संबंध में मूल्य निर्णय लेना, मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सटीक है इवेल्युएशन के संबंध में। शैक्षणिक परिणामों की गुणवत्ता के संबंध में मूल्य निर्णय लेना कि बच्चे ने जो शैक्षणिक परिणाम दिए, हमने जो टेस्ट लिया है उसके संबंध में हमें क्वालिटी एजुकेशनल निर्णय लेना है कि बच्चे को आगे हमें किस प्रकार से पढ़ाना है। ये इवेल्युएशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना। आपको ये जो तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है इसका भी अध्ययन करते रहना है साथियों। हम आ चुके हैं फिलहाल 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको एक सूचना जो पूर्व में बता चुका हूँ, अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए, पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। बाल विकास में सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो देखते हैं इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो क्या है। पूरी तरह से आंतरिक राज्य बोर्ड द्वारा नियंत्रित परीक्षण, जो बोर्ड्स हैं सीबीएसई आरबीएसई इनके द्वारा परीक्षण नहीं। छात्रों के भीतर स्व आकलन और अभिसंज्ञानात्मक मेटाकोग्निटिव कौशल को बढ़ाना असेसमेंट एज लर्निंग होता है। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन हमारा। मेटाकोग्निटिव मतलब हमने खुद का जो आकलन किया है उससे संबंधित असेसमेंट एज लर्निंग। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हम सभी के सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में जो बताया गया है वो कह रहा है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, एनाडोटल रिकॉर्ड एक ऐसा उपकरण है जो मुख्य रूप से सुरक्षित रखता है विशिष्ट महत्वपूर्ण छात्र व्यवहारों या घटनाओं का संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण, मुख्य सेमेस्टर परीक्षाओं के पूर्ण अंकों का औपचारिक डेटा, शारीरिक ऊंचाई और वजन पर नज़र रखने वाली सांख्यिकी चार्ट, शैक्षणिक सत्रों में साप्ताहिक उपस्थिति प्रतिशत का रिकॉर्ड। तो साथियों ये जो जिसकी चर्चा की गई है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, वो विशिष्ट महत्वपूर्ण छात्र व्यवहारों और घटनाओं का संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और जो ऑप्शन है उनकी तरफ भी देख लेते हैं। मुख्य सेमेस्टर परीक्षाओं के पूर्ण अंकों का औपचारिक डेटा नहीं, ऐसा नहीं है। शारीरिक ऊंचाई और वजन रखने वाले सांख्यिकी चार्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। शैक्षणिक सत्रों में साप्ताहिक उपस्थिति प्रतिशत का रिकॉर्ड, ये सब रजिस्टर होते हैं भैया, इनसे संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। ये ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा में नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि। तो साथियों ये क्वेश्चन बार बार आता है और बार बार हम इसको समझाते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और रिमीडियल टीचिंग होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल टीचिंग होती है। इसमें हम बच्चे के लर्निंग गैप्स की पहचान करते हैं और वो जो लर्निंग गैप्स पहचानते हैं उनका निदान हम उनको उस संबंध में जो रिमेडियल टीचिंग होती है उसका आयोजन करते हैं दूसरे से रिमेडियल टीचिंग में तो शिक्षा में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पूछा है उसकी प्रमुख विशेषता ये है कि क्या विशेषता है, उम्मीदवारों की अंतिम उत्तीर्ण स्थिति घोषित करना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों के विशिष्ट स्थायी कारणों का पता लगाना। तो जो हमने बच्चे को सिखाया है वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है इसका पता लगाना डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य
उद्देश्य होता है और ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। उपचारात्मक शिक्षण की बात आ गई। अब सीधे किस मूल्यांकन प्रकार के परिणामों के आधार पर तैयार किया जाता है? दिया गया क्वेश्चन, रिमेडियल टीचिंग इज डिजाइन बेस्ड डायरेक्टली ऑन द आउटकम्स ऑफ विच इवेल्युएशन टाइप? योगात्मक रूप से समाप्त ग्रेड मानदंड, समीटिवली कॉन्क्लूडेड ग्रेड क्राइटेरिया, रचनात्मक नैदानिक आकलन के निष्कर्ष, प्रवेश पूर्व प्लेसमेंट स्क्रीनिंग इंडेक्स, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज मानक मैट्रिक्स। तो साथियों जो ये जो रिमेडियल टीचिंग की जाती है, फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक असेसमेंट फाइंडिंग्स, मतलब आपने जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया था उसमें क्या फाइंडिंग्स की है उसके आधार पे हम रिमेडियल टीचिंग करते हैं। तो बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चलते हुए बढ़ते हैं आगे साथियों। आपके लिए जो विशेष जो व्यवस्था की हमने, रचनात्मक या तुलनात्मक विश्लेषण हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आप जिसकी भी भाषा को कंपैरेटिवली समझते हैं उस भाषा में इसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, सीसीई के तहत सतत मूल्यांकन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का तात्पर्य प्रगति पर नज़र रखना है। तो सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे का मूल्यांकन आप सतत कंटिन्यूस रूप से करें, रोज़ करें, हर घंटे करें, सप्ताह में करें, महीने में करें, तो लगातार करते हैं। शिक्षण के दौरान विविध अनौपचारिक और औपचारिक माध्यमों से नियमित रूप से, बस ये जो ऑप्शन है ना, नियमित रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यमों से आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसने जो लिखा है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसने जो बोला है उसका कर रहे हैं, तो ये सतत मूल्यांकन है। तो हमारा ए ऑप्शन है, इससे बिल्कुल मेल खाता है। ए ऑप्शन के साथ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई परीक्षण समान परिस्थितियों में बार बार आयोजित करने पर लगातार समान परिणाम देता है तो वह किस विशेषता को पूरा करता है? तो साथियों यदि कोई परीक्षण है वो किसी परिस्थितियों में बार बार आयोजित करने पर लगातार समान परिणाम दे रहा है तो वह किस विशेषता को पूरा कर रहा है? ये मतलब क्या है इसका, कि एक जो आपने टीचर ने परीक्षण बनाया है, एक टेस्ट लिया है, एक बच्चा समान परिस्थितियों में बार बार आयोजित करने पर समान परिणाम देता है, कि एक बच्चा उसको टेस्ट, एक बच्चे ने टेस्ट दिया और उसको नंबर आए मान लो 10, अब बच्चे को कन्फ्यूज़न है और उसको दोबारा चेक करा रहा है जब भी 10 आ रहे, दोबारा चेक करा लो जब भी 10 आ रहे, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनकी बात कर रहा है और इनकी क्या होती है, प्रासंगिक वैधता होती है इनकी। तो ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक है, वैलिडिटी होती है इनकी। तो ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। सॉरी, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ये इसका बिल्कुल ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। माफ़ी चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा वैधता से संबंधित भी लग रहा था मुझे, लेकिन आप सी कोई उत्तर बिल्कुल ठीक मानेंगे। और यहाँ पर जो इसका दे रखा है, इसका जो विश्लेषण दे रखा है उसे भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई परीक्षण उसी उद्देश्य को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो उसे क्या कहा जाता है? व्हेन ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स और प्रोपोज टू मेजर इट इज सेड टू पोजेस हाई वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग, विस्तारित विश्वसनीयता और संरचनात्मक लचीलापन। तो ये जो है उसी परीक्षण को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वो उसकी वैलिडिटी जो है ना वो हाई हो जाती है, कि वो ज़्यादा वैलिड हो जाता है वो प्रश्न, जिसके लिए वो प्रश्न पत्र जिसके लिए बनाया गया है उसी को माप रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। ये ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना। एक वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न में परीक्षक के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह विचारों के प्रभाव का न होना क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइटम, व्हाट डज एलिमिनेशन ऑफ एग्जामिनर बायस रिप्रेजेंट?
अगर मतलब जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें व्यक्ति के पूर्वाग्रह काम नहीं करते, तो ये क्या दर्शा रहे हैं? तो उच्च सामग्री वैधता, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी दर्शा रहे। तो ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जब कि आप किसी से भी चेक कराओगे इससे, तो वही आंसर इसको आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, एक आकलन उपकरण जो उच्च प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थियों और संघर्षरत शिक्षार्थियों के बीच प्रभावी ढंग से अंतर स्पष्ट करता है, उसमें होती है ए असेसमेंट टूल दैट distinguishes effectively between a high achievers and struggling learner is said to be have strong विभेदन क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन पावर, प्रशासनिक क्षमता, रटने की संगति का मूल, व्यक्तिपरक, पूर्वाग्रह कारक। तो पूर्वाग्रह की बात नहीं की जा रही, प्रशासनिक क्षमता की बात, रटने की बात नहीं की जा रही, विभेदन क्षमता होती है उस प्रश्न पत्र में कि वो विभेद कर पा रहा है कि कौन बच्चा होशियार है और कौन कमज़ोर है। तो ये ऑप्शन साथियों हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं यह आपको अच्छा लगा है, और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस सेशन से अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।